एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। आज हम डिटेल में फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग का किस चीज का स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक? फार्माकोकाइनेटिक क्या है? सो फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी जो किससे डील करती है? विच डील्स विद द व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। या आप किस में स्टडी करते हो? या फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हो। इसको आप फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये कोई ड्रग है, इस ड्रग को आपने क्या किया, ओरल रूट से लिया है ना, ओरल रूट से लिया तो थ्रू इसोफेगस ये ड्रग कहाँ पर आई? ये ड्रग आपके स्टमक में आई है ना। ये ड्रग कहाँ पर आ गई? आपके ये स्टमक में आ गई। ठीक है, स्टमक में आ गई है ना, और थ्रू स्टोमक ये ड्रग कहाँ पर आ गई? आपकी इंटेस्टाइन में आ गई। ठीक है, अगर मान लो ये ड्रग कैसी है? एसिडिक ड्रग है ना। अगर ये ड्रग कैसी है? एसिडिक ड्रग है, तो इसका एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में स्टोमक से हो जाएगा। अगर ये ड्रग मान लो बेसिक ड्रग है तो इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ पर हो जाएगा? ब्लड वेसल्स में हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई ड्रग को लेते हो तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जब भी आप कोई ड्रग को लोगे तो किसी भी रूट से लो है ना, चाहे आप ओरल रूट से लो, चाहे आप टॉपिकल रूट से लो, ठीक है, चाहे आप सब मस्कुलर रूट से लो, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यानी कि वो ड्रग जो होती है फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से होकर कहाँ पर जाती है? वो ब्लड वेसल्स में जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर इस ड्रग को थ्रू ओरल रूट लिया है ना, थ्रू ओरल रूट लिया। ठीक है, तो ओरल रूट से इस ड्रग का मूवमेंट हुआ और फाइनली ये कहाँ पर पहुंची? ब्लड वेसल्स में पहुंची। ठीक है, तो ओरल रूट से ब्लड वेसल्स तक पहुंचना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग कहते हैं। ठीक है, अब एक बार जैसे ही ये ब्लड वेसल्स में आ जाएगी है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी। ठीक है, तो थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन इस ड्रग का क्या होगा? बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये फाइनली कहाँ पर जाएगी? ये फाइनली कहाँ पर जाएगी? साइट ऑफ एक्शन है ना, ये फाइनली कहाँ पर जाएगी? साइट ऑफ एक्शन। अगर मान लो हार्ट की डिसीज है ना, अगर मान लो हार्ट की डिसीज है तो थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये ड्रग कहाँ पर पहुंचेगी? हार्ट पे पहुंचेगी। अगर मान लो लंग्स की डिसीज है तो थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये ड्रग कहाँ पर पहुंचेगी? लंग्स में पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यानी कि ये जो ड्रग ब्लड वेसल्स में आई तो ब्लड वेसल्स के थ्रू इस ड्रग का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये कहाँ पर पहुंचती है? ये ड्रग जो है वो कहाँ पर पहुंचती है? साइट ऑफ एक्शन। यानी कि जहां पर भी डिसीज है, जहां पर भी इसको एक्शन शो करना है, जहां पर भी इसको मैकेनिज्म करना है, तो वहां पर जाकर पहुंचती है। ठीक है, तो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग। ठीक है ना, तो बाय ब्लड वेसल्स ये ड्रग कहाँ पर चल जाती है? जहाँ पर उसको एक्शन करना है वहां पर पहुंचती है, अपना वहां पर एक्शन शो करती है, अपना वहां पर मैकेनिज्म करती है। ठीक है, मैकेनिज्म हो जाने के बाद ये ड्रग जो है वापस ब्लड वेसल्स में पहुंचती है, वापस ब्लड वेसल्स में पहुंचती है। ठीक है, एंड थ्रू ब्लड वेसल्स ये फिर कहाँ पर पहुंच जाती है? ये लीवर में पहुंच जाती है। ठीक है, कहाँ पर पहुंच जाती है? लीवर में है ना, दिस इज लीवर है ना। कहाँ पर पहुंचती है? लीवर में। ठीक है, लीवर में क्या होता है? लीवर में इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो तीसरी प्रोसेस क्या होती है? मेटाबॉलिज्म है ना। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में जो नॉन पोलर ड्रग है वो पोलर में कन्वर्ट हो जाती है। नॉन पोलर ड्रग किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि इस ड्रग का किडनी में रेनल ट्यूबल्स में वापस एब्जॉर्प्शन ना हो जाए।
तो सबसे पहले इसे एक्सक्रीशन करने से पहले, है ना, और एलिमिनेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू होता है। सो किडनी तक पहुंचाने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ना, यानी कि जो ड्रग नॉन पोलर है उसको पोलर ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इस ड्रग का वापस किडनी से एब्जॉर्प्शन ना हो जाए, है ना। तो इसको नॉन पोलर से पोलर में बनाया जाता है। फिर किडनी ये लीवर से फिर वापस कहाँ पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है, और फिर ब्लड वेसल से फाइनली ये कहाँ पर पहुँचती है, कहाँ पर पहुँचती है, किडनी में पहुँचती है। कहाँ पर पहुँचती है, किडनी में पहुँचती है, और फाइनली इसका क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी ड्रग को लोगे, किसी भी ड्रग को लेंगे तो बॉडी का क्या क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तीसरा इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और चौथा फाइनली इसका क्या हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चार प्रोसेस को आप किसमें पढ़ते हो, आप फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हो, फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, है ना। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, सो इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ बॉडी हैज ऑन अ मेडिसिन, यानी कि जब भी आप कोई ड्रग लेते हो तो बॉडी का उस पर्टिकुलर ड्रग पर क्या इफेक्ट है, इसका आप किसमें स्टडी करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, distribution, metabolism, and elimination. They determine the time course of the drug action in response to an administered drug dose. ठीक है। A number of phases occur once the drug enter into the contact with the organism. यानी कि जब भी आप कोई ड्रग को लेते हैं तो इसमें मेनली चार प्रोसेस होती है। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन, फिर उसका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म एंड फाइनली एलिमिनेशन, ठीक है। तो इन चार प्रोसेस को शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, ADME, है ना। यहाँ पर A एब्जॉर्प्शन, D डिस्ट्रीब्यूशन, M मेटाबॉलिज्म एंड E क्या है यहाँ पर, एलिमिनेशन, ठीक है। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, सो फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि जब भी आप कोई ड्रग को लेते हैं तो बॉडी का उस पर्टिकुलर ड्रग पर क्या क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, बॉडी जो होती है उस ड्रग को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीसरा उसका मेटाबॉलिज्म होता है। एंड फाइनली उसका क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो किसी भी ड्रग का ये चार प्रोसेस को पढ़ना किसमें स्टडी किया जाता है, किसी भी ड्रग का, जो किसी भी ड्रग का ये जो चार प्रोसेस मैंने बताई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ये चार प्रोसेस किसी पर्टिकुलर ड्रग का किसमें स्टडी किया जाता है, फार्माकोकाइनेटिक में, ठीक है। सो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ एनी ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। इसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, या शॉर्ट टर्म बोले तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, या आप किसमें स्टडी करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर भी एक डायग्राम के थ्रू आपको पूरी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस को बताया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक ड्रग है। तो सबसे पहले इसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना, और एब्जॉर्ब होके कहाँ पर आ गई, ब्लड वेसल्स में आ गई। जैसे ये ब्लड वेसल्स में आई तो बाय सिस्टेमिक सर्कुलेशन इस ड्रग का क्या हुआ, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ पर चल गई है, साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। क्या हुआ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना। फिर जहाँ पर भी डिसीज थी, जैसे कि मान लो हार्ट की डिसीज है, तो वहाँ पर पहुंची, वहाँ पर अपने इसने क्या किया, एक्शन शो किया। एक्शन शो करने के बाद वापस से ड्रग कहाँ पर आ गई, ब्लड में आ गई, ठीक है। फिर ये ड्रग जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पर पहुंचती है, लीवर में पहुंचती है, और लीवर में जाके इसका क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हालांकि और भी ऑर्गन है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मेनली बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन ऑर्गन है, लीवर है, ठीक है। सो क्या होता है, लीवर में जाके इसका क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है।
एंड फाइनली इसका क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ड्रग को आप लेते हैं तो सबसे पहले उस ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वाई ब्लड वेसल्स, ये ड्रग कहाँ पर पहुँचती है, साइट ऑफ एक्शन पे, और वहाँ पर जाके अपना एक्शन करती है, और एक्शन हो जाने के बाद वापस ब्लड वेसल्स में आती है, एंड वाई ब्लड वेसल्स लीवर में जाती है, या और भी अदर ऑर्गन है जहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मेनली तो लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर नॉन पोलर ड्रग है तो उसको पोलर ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, लीवर में। इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो लीवर से वापस जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो कहाँ पर आती है, ये ब्लड वेसल्स में आती है, फिर ब्लड वेसल से किडनी तक पहुंचती है, किडनी में फिर फाइनल इसका क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, है ना, तीसरा क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म, और फाइनली इसका क्या हो जाता है, फिर एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस आप किस में स्टडी करते हो, किसी पर्टिकुलर ड्रग का, फार्माकोकाइनेटिक में। किस में स्टडी करते हो, फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सो एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का मूवमेंट होना कहाँ से, फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, ओरल रूट से इस ड्रग को लिया, है ना, तो ये ड्रग वाई इसोफेगस कहाँ पर गई, स्टोमक में ही, और स्टोमक से कहाँ पर गई, इंटेस्टाइन में गई। ठीक है, और फिर अगर ये मान लो एसिडिक ड्रग है तो इसका एब्जॉर्प्शन स्टोमक से कहाँ पर हो गया, ब्लड वेसल्स में हो गया। अगर मान लो ये बेसिक ड्रग है तो इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से हुआ, कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड वेसल, टू द ब्लड वेसल, इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग कहते हैं। ठीक है, यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का मूवमेंट होना और फाइनली कहाँ पर पहुंचना, ब्लड वेसल से पहुंचना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए फॉर एब्जॉर्प्शन अ ड्रग हैज टू क्रॉस बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस रूट, है ना। अगर आप डायरेक्टली ड्रग को ब्लड वेसल्स में डाल रहे हैं तो उसको छोड़कर, क्योंकि वहां पर तो एब्जॉर्प्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, तो उसको छोड़कर अगर आप किसी भी रूट से ड्रग को देंगे तो क्या होगा, उसका बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। और ये जो लेयर है किससे बनी होती है, लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें पहला फैक्टर है एक्वस सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम एक्वस सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्यूशन इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड। देखिए क्या होता है, क्या होता है, ड्रग जो होती है ना, ड्रग जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सी ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब होगी, तो जो ड्रग लिक्विड फॉर्म में है उसका क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है एज कंपेयर टू ड्रग विच इज इन सॉलिड फॉर्म। अगर मान लो ड्रग क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन यानी कि ये ड्रग क्या होगी, पहले घुलेगी, फिर उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ड्रग सॉलिड फॉर्म में है तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, वही अगर हम एक्वस ड्रग की बात करते हैं, यानी कि जो ड्रग किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्रग जो किस में है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, है ना। व्हेन द ड्रग इज नॉट इन द सॉल्यूशन सो इट्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो ड्रग लिक्विड फॉर्म में नहीं है और सॉलिड फॉर्म में है तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो टेबलेट्स विच रैपिडली डिसइंटीग्रेट आर रैपिडली एब्जॉर्ब। सो ऐसी टेबलेट जिसका डिसोल्यूशन जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सो अगर मान लो
कोई ड्रग लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रैपिड होता है एज कम्पेयर टू ड्रग विच इज इन सॉलिड फॉर्म, है ना। और अगर मान लो दो ड्रग है, दोनों क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो जिस ड्रग का डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म में ड्रग होती है तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है। यानी कि जो ड्रग जितनी जल्दी घुलेगी उस ड्रग का उतनी जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड दिया है कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, तो यहाँ पर क्या बोला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की बात करते हैं, सो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। तो जितनी जितनी ज़्यादा ड्रग क्या होगी, कंसंट्रेटेड होगी, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए इसीलिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप कोई टेबलेट लेते हो तो उसको कम पानी में लो, यानी कि कम पानी के साथ लो। कई कई लोग ये करते हैं कि जब ये टेबलेट लेते हैं तो उन्होंने टेबलेट लिया और एक पूरा गिलास पानी पी गए उस टेबलेट के साथ। तो इससे क्या हो जाता है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, है ना, तो इससे क्या हो जाता है, वो ड्रग जो है वो क्या होती है, डाइल्यूट हो जाती है, जिस कारण उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करो, टेबलेट लो तो आपको 2 से 3 सिप ऑफ वाटर, यानी कि इतना पानी लेना है कि वो ड्रग आपके अंदर चल जाए, बस। ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट पानी लोगे, है ना, ड्रग के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो ड्रग जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, है ना, और उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो ड्रग जल्दी जाके आपकी बॉडी में एक्शन करे तो आपको क्या करना है, आपको उस ड्रग को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है, यानी कि 2 से 3 सिप ऑफ वाटर लेना है और उस ड्रग को आपको निगलना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं लिपिड सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर ये बोला गया कि ड्रग ड्रग विच is more soluble, which is more soluble in lipid, more soluble in lipid has more rate of absorption, has more rate of absorption, ठीक है। तो ड्रग जो क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मेम्ब्रेन आर लिपिड इन नेचर, हेंस परमिएबल टू लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स एंड देयरफॉर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने ओरल रूट से ये ड्रग को लिया, है ना, आपने क्या किया, ओरल रूट से ये ड्रग को लिया, ठीक है। तो वाई इसोफेगस ये ड्रग कहाँ पर गई, ये ड्रग कहाँ पर गई, आपके स्टोमक में गई, है ना, ये ड्रग कहाँ पर गई, आपकी स्टोमक में गई, है ना, और स्टोमक से कहाँ पर गई, आपके इंटेस्टाइन में गई, है ना, कहाँ पर गई, आपके इंटेस्टाइन में गई, है ना। अब इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोसा होती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कई सारी ब्लड वेसल्स है ना, सब म्यूकोसा लेयर जो है इंटेस्टाइन की, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन ब्लड वेसल्स में जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, इस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू blood flow at the site of एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के साइट पर या सरफेस पर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन and maintains the concentration gradient across absorbing surface. Increased blood flow hastens drug absorption, जितना ज़्यादा क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगला जो फैक्टर है वो क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप किस रूट से उस ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करा रहे हैं, तो उस पर भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम ओरल कैविटी की बात करते हैं, है ना, यानी कि अगर आप ड्रग को ओरल रूट से दे रहे हैं, है ना, तो ओरल रूट के लिए जो इफेक्टिव बैरियर होता है वो क्या होता है, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द जीआईटी विच इज लिपिड इन नेचर, है ना।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फंडा बताया गया है, यहाँ पर ये फंडा बताया गया है कि अगर आप क्या करते हैं ओरल रूट से क्या करते हो, ड्रग को लेते हो, ठीक है। सो इस ड्रग को क्या करना पड़ता है, इस ड्रग को मस्ट हैव टू क्रॉस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआईटी, है ना, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। सो अगर आप क्या करते हो ओरल रूट से किसी ड्रग को लेते हो तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ड्रग पर डिपेंड करता है ना। अगर मान लो ड्रग, अगर ये ड्रग कैसी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग है, ठीक है। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती है यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होते हैं ये क्या होते हैं, ये पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं, पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका एब्जॉर्प्शन जो है स्टोमक से भी हो जाता है और इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन से भी हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ड्रग की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक ड्रग की बात करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक ड्रग यानी कि जिस पर कोई ना कोई क्या है, चार्ज है, तो ये कैसे होते हैं, ये पीएच डिपेंडेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक ड्रग एसिडिक ड्रग है तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, स्टोमक से होगा, है ना। और अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक ड्रग बेसिक ड्रग है तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, इंटेस्टाइन से होगा। बस ये फंडा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए एसिडिक ड्रग्स, सॉरी यहाँ देखिए नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, जैसे कि बात करते हैं इथेनॉल, आर रेडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमक एज वेल एज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि नॉन आयोनाइज्ड यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक ड्रग यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो वो ड्रग जो होती है कैसे होती है, पीएच इंडिपेंडेंट होती है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टमक से भी हो जाता है और इंटेस्टाइन से भी हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम एसिडिक ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं सैलिसाइक्लेट्स हो गया, जैसे कि बात करते हैं बारबिटूरेट्स हो गया, है ना, आर प्रीडोमिनेंटली अनायोनाइज्ड इन द एसिड गैस्ट्रिक जूस एंड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। वाइल अगर हम बेसिक ड्रग की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं मार्फिन हो गया, क्विनिन हो गया, है ना, आर लार्जली आयोनाइज्ड होते हैं एंड आर एब्जॉर्ब ओनली ऑन रीचिंग द डुओडेनम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग जो होते हैं वो पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट ड्रग जो होते हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रोलाइट ड्रग कैसा है, एसिडिक है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्टोमक से होगा, अगर बेसिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होगा, ठीक है। चलिए, है ना, हाउ एवर यहाँ पर ये बोला कि इवन फॉर एसिडिक ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टोमक, है ना। अब देखो एसिडिक ड्रग जो है इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्टोमक से होता है। तो ये जो एसिडिक ड्रग है ना, इनका एब्जॉर्प्शन स्टोमक में स्लोवर होता है एज कम्पेयर टू बेसिक ड्रग जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज द म्यूकोसा इज थिक, यानी कि स्टोमक में अंदर की जो म्यूकोसा होती है वो कैसे होती है, थिक होती है, कवर्ड विद म्यूकस एंड द सरफेस एरिया इज स्मॉल, और सरफेस एरिया कैसा होता है इसका, स्मॉल होता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया इज मच लार्जर इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू विलाई। भाई अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होते हैं, तो विलाई कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिस कारण बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसिडिक ड्रग जो कि कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, स्टोमक से हो रही है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अगला यहाँ पर ये बोला कि प्रेजेंस ऑफ फूड डाइल्यूट द ड्रग फॉर्म पुअरली एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स विद द फूड कंस्टिट्यूएंट, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, कि जैसे कि आपका क्या स्टोमक है ना, दिस इज स्टोमक, अरे ये क्या स्टोमक है ना, हाँ, ठीक है। ठीक, देखो, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप क्या करते हो भरे पेट, है ना, भरे पेट में अगर कोई ड्रग लेते हो, है ना,
यानी कि विद फूड अगर आपने क्या क्या ड्रग को लिया, जैसे कि ये क्या है ड्रग है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फूड है ये क्या कर देता है, उस ड्रग का रेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या कर देता है, कम कर देता है ना। अगर आप खाली पेट में, अगर आप क्या करते हो खाली पेट में ड्रग को लेते हो, है ना, तो क्या होता है, इस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना, इस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप फूड के साथ लोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए कंपटीशन होगा फूड और ड्रग के बीच में। लेकिन अगर आप एम्प्टी स्टोमक में अगर आप क्या करते हो ड्रग को लेते हो, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ड्रग है जिसको क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है, तो ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है ये बोलते हैं कि आपको खाली पेट दवा नहीं लेना है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप क्या करोगे खाली पेट मेडिसिन को लोगे, तो वो मेडिसिन क्या करती है, स्टोमक में जाके एसिडिटी कर देती है, ठीक है। तो इस एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए, भले ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो, लेकिन इस एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए, इस साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको विद फूड क्या लेना है, उस पर्टिकुलर ड्रग को लेना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला रूट क्या है, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोला है कि इंट्रावेनस रूट से अगर आप कोई ड्रग को लेते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, ड्रग को ब्लड वेसल्स में डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का तो कोई सवाल नहीं उठता है। वह अगर हम इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस की बात करते हैं, ठीक है, इन दो रूट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सोलिबिलिटी पर डिपेंड करता है एंड ब्लड फ्लो थ्रू द एरिया। अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं, सो सस्पेंशन और कोलोइडल प्रिपरेशन आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। भाई अगर हम ब्लड फ्लो की बात करते हैं, तो जितना ज़्यादा क्या होगा ब्लड फ्लो होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप मसल्स में, है ना, क्या करते हो, ड्रग को डालते हो, वाई इंजेक्शन, तो जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो उसके बाद क्या कर देते हो, इस तरह से वहाँ पर क्या कर देते हो, रब करते हो, जिस कारण क्या होता है, उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मसाज ऑफ साइड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, मसाज करने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वो ड्रग क्या हो जाएगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी वहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर अगला रूट दिया है टॉपिकल, यानी कि ड्रग को स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में डालना, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में डालना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, एब्जॉर्प्शन कैन बी प्रमोटेड बाय रबिंग द ड्रग इनकॉर्पोरेटेड इन अन ओलिजिनस फेज। यहाँ पर ये बोला गया है कि जहाँ पर भी, है ना, जहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो इस एरिया स्किन के इस पार्ट पे आप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप अगर आपको क्या लगाना है, ड्रग को लगाना है, अगर आप स्किन पर ड्रग को लगाते हो या ड्रग को डालते हो, तो वो क्रीम के फॉर्म में होती है या ऑइंटमेंट के फॉर्म में होती है, ठीक है, तो उसको इस तरह से क्या कर दो, आप रब कर दो, रब करने से क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, बाय यूज ऑफ ओक्लूसिव ड्रेसिंग विच इंक्रीज हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, है ना। तो जहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, आपको ड्रग लगाना है, ठीक है, तो पहले क्या करो, उसका ड्रेसिंग कर दो, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, स्किन का हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पर्टिकुलर ड्रग का, ठीक है। अब्रेडेड सरफेस रेडली एब्जॉर्ब ड्रग, अब्रेडेड यानी कि जो कट मार्जिन होती है, कभी कभी क्या होता है स्किन में इस तरह जो कट लग जाते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अब्रेडेड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रफ एरिया होता है या कट सरफेस जो होती है, यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, सो इट इज अ मेजर ऑफ द, कितना टाइम हो गया, हाँ, इट इज अ मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। देखो इसका समझने की कोशिश करो, है ना, जैसे कि आपने क्या किया, है ना, आपने क्या किया ओरल रूट से, है ना, आपने क्या किया, है ना, जैसे कि आपने क्या किया, आपने ओरल रूट से इस ड्रग को लिया, है ना, ओरल रूट से ड्रग को लिया, ठीक है। तो
वाई इसोफेगस ये कहाँ पर आएगी, आपके स्टोमक में आएगी, है ना। और स्टोमक से फिर एब्जॉर्ब होके कहाँ पर चली जाएगी, ये ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी, ब्लड वेसल्स में चली जाएगी, ठीक है। तो जिस समय आप ड्रग को ले रहे थे, है ना, तो उसका कंपोजिशन कितना था, 500 mg था, ठीक है, 500 mg था, ठीक है। अब ओरली आपने इसको लिया, है ना, और फिर ये ड्रग कहाँ पर है, स्टोमक में आई, स्टोमक में इसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। सो ड्यू टू, ये पहला पहला रीजन क्या होगा, सो ड्यू टू लिमिट एब्जॉर्प्शन, यानी कि कभी कभी क्या होता है, ये जो हमने 500 mg ड्रग ली, तो ये कम्प्लीटली ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती है। यानी कि आपने तो ली कितनी, 500 mg ली थी, लेकिन काम में कितनी आ रही है, सिर्फ 400 mg आ रही है। यानी कि काम में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन में कितनी पहुंच रही है, वो कितनी पहुंच रही है, 400 mg पहुंच रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये ड्रग का स्टोमक से ब्लड वेसल्स में कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, या तो ये ड्रग कहाँ पर चली गई, फर्स्ट पास इफेक्ट में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट, है ना, ड्यू टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ड्रग, है ना, ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्यू टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ड्रग, क्या हुआ कि आपने जितनी 500 mg ड्रग ली थी, ये कंप्लीटली ब्लड वेसल्स में नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो जितना फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड वेसल्स में पहुंचा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये 400 mg जो कि कहाँ पर पहुंचा, ब्लड वेसल्स में पहुंचा है। हालांकि आपने लिया था कितना, 500 mg लिया था, लेकिन पहुंच कितना रहा है, 400 mg, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यही इतना अमाउंट, अब आपने भले 500 लिया, कहने को तो आपने 500 ले लिया, लेकिन क्या पूरा वहां पर ब्लड वेसल से पहुंचा, नहीं। तो काम में कितना आ रहा है, सिर्फ ये 400 mg आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, दिस विल बी द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, इट इज अ मेजर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फ्रॉम, ठीक है। तो जो ड्रग कहाँ पर पहुंच रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। आपने लिया कितना था, 500, लेकिन पहुंचा कितना, 400, तो 400 क्या हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी उस पर्टिकुलर ड्रग की, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखो, अगर आप इंट्रावेनस रूट से लेते हो ड्रग को, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना, और यहाँ पर कोई फर्स्ट पास इफेक्ट में भी नहीं जाएगी ड्रग, जिस कारण जितना आप ड्रग देते हो उतना ही ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इंट्रावेनस रूट जो होता है उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, 100% होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है एमसीक्यू में। चलो अब देखो, बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर ओरल इंजेक्शन, एक ओरल रूट से अगर आप देते हैं तो पर्टिकुलर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, ड्यू टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन स्टोमक से या इंटेस्टाइन से, ड्यू टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपने लिया था 500, लेकिन कंप्लीटली 500 ब्लड वेसल्स में नहीं जा रही है, ओनली 400 जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, द एब्जॉर्ब ड्रग में अंडरगो पास मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइनल वॉल और लीवर और बी एक्सक्रेटेड इन बाइल, यानी कि एक तो क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, दूसरा ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट। इस कारण क्या हो जाता है, कंप्लीटली ड्रग जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं पहुंचती, और जितना फ्रैक्शन पहुंच रहा है वो क्या हो जाएगा, उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ओरल रूट से अगर आप लेते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। भाई अगर हम इंट्रावेनस रूट की बात करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो कैसे होती है, 100% होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। चलिए, इट इज अब किसी भी ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड एज एरिया अंडर कर्व ऑफ टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना। इस ऑर्गेनिज्म को आपने ये ड्रग दी, है ना, इस ड्रग दी, ठीक है, इसको आपने ड्रग दिया, ठीक है। और ड्रग देने के बाद आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच में, टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच में, टाइम एंड
प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच में आपने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, आपने इसको ड्रग दिया है ना, और 5 से 10 मिनट बाद फिर आपने क्या किया, इसकी बॉडी से सैंपल निकाला है ना, इसके बॉडी से क्या निकाला, ब्लड का सैंपल निकाला है ना। यानी कि मान लो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर आप 2 घंटे बाद निकालोगे, फिर 3 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। ठीक है, तो आपने दिया, फिर 1 घंटे बाद इसके बॉडी से आपने ब्लड का सैंपल निकाला है ना, तो आपने ये देखा कि इसके ब्लड के कंसंट्रेशन में या प्लाज्मा कंसंट्रेशन में क्या है, ड्रग का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है ना। तो विद टाइम क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा 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 है ना। और एक टाइम है ना, विद टाइम क्या होगा, इस तरह से बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 उसके ब्लड में ड्रग का क्वांटिटी है वो कम होता जाएगा है ना। देखो क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा है ना। यानी कि आपने क्या किया, इसको ड्रग दिया है ना, 1 घंटे बाद इसके बॉडी से आपने ब्लड सैंपल निकाला, आपने चेक किया है ना, फिर अगले 1 घंटे बाद चेक किया, फिर इस तरह से आपने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस तरह आपने 3 से 4 बार ब्लड सैंपल लिया, और ब्लड सैंपल लेकर उसका एनालिसिस किया और आपने ग्राफ प्लॉट किया। तो आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा। यानी कि पहले तो क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक टाइम पर पिक कंसंट्रेशन आएगा उस ड्रग का है ना, और फिर ड्रॉप होते जाएगा। ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि उस ड्रग का फिर क्या हो गया है, एलिमिनेशन भी तो होना चालू हो जाएगा, एक्सक्रीट होना चालू हो जाएगी बॉडी से है ना। तो इस तरह से पहले क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पीक कंसंट्रेशन आएगा, पीक कंसंट्रेशन आने के बाद उस ड्रग का बॉडी से चूंकि क्या हो गया है, एक्सक्रीशन होना चालू हो गया है, तो ब्लड सैंपल में भी क्या हो जाएगी, फिर वो ड्रग कम होती जाएगी, तो ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको बायो अवेलेबिलिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर ड्रग की। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी मिल जाएगी है ना। अब चूंकि ये आपको एक प्रकार से ट्रेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है, तो ट्रेंगुलर शेप का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जब निकालेंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कैसे, एरिया अंडर कर्व ऑफ टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक टाइम दिया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसके अंदर का जो एरिया है ये क्या बताएगा, बायो अवेलेबिलिटी बताएगा किसी पर्टिकुलर ड्रग की। ठीक है,